हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 64th इंटरव्यू जो बीपीएससी का अभी होने वाला है उसके संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यद्यपि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली फ़ोन करके बहुत सारे गाइडलाइंस हमसे लिए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि अन्य जो बच्चे हैं या उन सभी बच्चों को जिनको कि मैंने गाइड किया है उनको एक ओवरव्यू इंटरव्यू के संदर्भ में प्राप्त हो कि कैसे करना चाहिए इंटरव्यू की तैयारी। उसके लिए हमने आज एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इसको आप लोग देखें। बहुत सारी चीज़ें इन्हें जो इनमें वीडियो के दौरान या चीज़ें जो आपको सामने मिलेंगी उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखें, जो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि सिविल सेवा में इंटरव्यू का मतलब क्या है और इसका रेलेवेंस क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। इंटरव्यू जिसको कि हम लोग व्यक्तित्व का परीक्षण मानते हैं, दरअसल यह सिर्फ व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं है। इसके संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में कि यह नॉलेज का टेस्ट नहीं है। बच्चों, यह मैं बताना चाहूँगा कि यह नॉलेज का टेस्ट भी है, क्योंकि बिना नॉलेज के आप बहुत अच्छा वहाँ चीज़ों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जैसे हम कहें कि कोई गलत चीज़ों को अगर बेहतर ढंग से कोई प्रस्तुत कर रहा है इन जनरल, तो वह एक अच्छा इंटरव्यू नहीं माना जा सकता है, व्यक्ति का एक अच्छा इंटरव्यू नहीं माना जा सकता है। इसलिए वहाँ नॉलेज की भूमिका तो महत्वपूर्ण हो ही जाती है। इसलिए हम ये कहें कि इंटरव्यू इज़ नॉट अ व्हाट यू से ओनली पर्सनैलिटी टेस्ट, बट ऑल्सो इट इज़ कंसर्न टू हैव द knowledge. It requires to have a particular type of knowledge required for interview. So see here meaning. तो मीनिंग में यहाँ पर इस संदर्भ में देखेंगे कि इंटरव्यू जो है वो दरअसल सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर द जॉब माना जाता है। यह जॉब के लिए सुटेबिलिटी का टेस्ट है। इंटरव्यू जो है वो जॉब के लिए आप सुटेबल हैं कि नहीं है, इसका टेस्टिंग है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि आप इंटरव्यू में वहाँ इंटरेक्शन के लिए जो जाते हैं, उस 15 से 20 मिनट का जो इंटरव्यू बीपीएससी में होता है, उस इंटरव्यू के दौरान आप जिस तरह से बोलते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इससे वो जान पाते हैं कि आप उस सर्विस के लायक हैं या नहीं। आप उस सर्विस में जाने के बाद पब्लिक को ढंग से मैनेज कर पाएंगे या नहीं। आफ्टर ऑल आप कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट आप बेटर ढंग से कर पाएंगे या नहीं। आपको पब्लिक के बीच जाना है तो आपका कम्युनिकेशन बेटर होना चाहिए, आपका जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए। आप पब्लिक को जो सर्विस देने जा रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरीली आप देने जा रहे हैं कि नहीं, या फिर आप ये कहें कि इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर हैं आपको वो ये देखेंगे कि आप सेवा में जाने के बाद ढंग से काम कर पाएंगे कि नहीं, पब्लिक को डील करने के साथ साथ अपने कलीग, अपने सीनियर के साथ बैलेंस्ड वे में काम कर पाएंगे नहीं कि नहीं। इस चीज़ का टेस्ट आपको इंटरव्यू में होता है। देन इसलिए इससे जुड़ा हुआ जो रेलेवेंस है उसका प्रतीक यही है कि आप सेवा में जाने के बाद आप वहाँ बैलेंस्ड अप्रोच अपना पाएंगे या नहीं, इस चीज़ को इंटरव्यूअर देखते हैं। और वो सपोजिटली आपके सीनियर्स हैं, भले उसमें कुछ एजुकेशनिस्ट हों इंटरव्यू मेंबर में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ही हों सीनियर, वो तो आपका एडजेसेंट आप समझिए कि या इंटरमीडिएट सुपीरियर ही हुआ
पर कई बार आपको एजुकेशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या अदर जो सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के पर्सनैलिटी होते हैं, उन सबको बोर्ड में शामिल किया जाता है। इसलिए इन सब के क्वेश्चन के माध्यम से आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है विद हैविंग योर नॉलेज कि आप सेवा में सही ढंग से काम कर पाएंगे या नहीं। सीधा सा इसका मतलब है। तो इंटरव्यू का हमने बेसिक्स आपको बताया इस रूप में कि इंटरव्यू क्या होता है। देन आप देखें इंटरव्यू में जो दूसरा पक्ष है वो है आपका बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि। ये इंटरव्यू का बहुत बड़ा पक्ष है, मैं मानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप किसी से इंटरेक्ट होने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपसे कोई सवाल करेंगे, उस सवाल करने का जो स्टार्टिंग होगा वो आपकी पृष्ठभूमि को जानकर ही होगा। जैसे आप कहीं किसी से मिलने जाते हैं तो आप बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, इस काम से आया हूँ। इंटरव्यू में भी आप कुछ इसी तरह से समझे कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप अपना परिचय देंगे और उस परिचय की पृष्ठभूमि में जो सवाल बनेंगे उसी को यहाँ हम पृष्ठभूमि के संदर्भ में देखते हैं। और यह एक बहुत बड़ा एरिया है। आप यहाँ देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं और उससे आपको कम से कम 2 से 3 सवाल, 4 सवाल बनेंगे। कम से कम बात कर रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है। देखें किन किन सवाल का यहाँ रूप बनता है। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, जैसे आप जाएंगे तो इंटरव्यू में तो सबसे पहला सवाल ये बन सकता है कि अपना परिचय दें। परिचय दें। आपका रोल नंबर क्या है। यद्यपि यह जो है आपको परेशान करने के लिए पूछे जाने वाला प्रश्न है, परंतु यह आपके बैकग्राउंड से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह आपका पर्सनल रोल नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ अपना परिचय दें में जैसा कि अब बीपीएससी के इंटरव्यू के गाइडलाइंस के हिसाब से निर्धारित हो चुका है कि अब आपको नेम या डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा जाएगा, परंतु कहाँ से एडुकेशन लिया है, ग्रेजुएशन कब किया है, कहाँ से किया है, कहाँ से किया है, लास्टली आपने अपना डिग्री कहाँ से लिया है। ये सब परिचय के पार्ट होंगे। इस परिचय में बहुत सारे चीज उभर करके आएंगे। जैसे हम परिचय से संबंधित यहाँ सवाल देखें। पहला कि मैंने अमुक डिस्ट्रिक्ट से ग्रेजुएशन मैट्रिकुलेशन किया, ग्रेजुएशन किया, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद इंजीनियरिंग की डिग्री ली, जॉब में गए, फिर सिविल की तैयारी की, आज यहां आया हूं।
इसमें डाइवर्सिफाइड टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया, तो ये तो मूलभूत आपका स्थान से जुड़ा हुआ सवाल हो गया, तो इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पूछा जा सकता है। फिर ग्रेजुएशन कहाँ से किए, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। इंजीनियरिंग या अन्य कोई टेक्निकल डिग्री लिया, कहाँ से लिया, उसके बारे में पूछा जा सकता है। लास्टली आपने कौन सा डिग्री कहाँ से लिया, उसके बारे में सवाल किया जाएगा। जॉब में कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड सवाल हो गया। जॉब आपका जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल, उससे सवाल बन सकता है कि आप किस जॉब में हैं, जॉब का नेचर क्या है, वहाँ चैलेंजेस क्या हैं, इस जॉब से आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, इसमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने का मूलभूत कारण क्या है, से संबंधित सवाल यहाँ बनेंगे। फिर जो प्रीवियस जॉब है और जो वर्तमान का सिविल सर्विसेज का जॉब है, उसमें क्या रिलेशनशिप है, ये सारे इस टाइप के सवाल यहाँ पर सामान्यतया बैकग्राउंड से बनते हैं। फिर बैकग्राउंड से ही कुछ अन्य सवाल भी यहाँ पर आपको एनालिटिकल बन जाएगा, कि जैसे आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, इस डिस्ट्रिक्ट का महत्वपूर्ण जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ तो ये बैकग्राउंड से ही जुड़ा हुआ सवाल हो गया कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में ग्रेजुएशन पीजी वगैरह किए हुए होंगे, उससे आप अवेयर होंगे और उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सॉल्यूशन होंगे, ये सब आपके बैकग्राउंड से जुड़े हुए सवाल हो गए। तो हमने कहा ये सवाल एक मूलभूत है, ये आपको पूछना ही पूछना है। इससे आगे कभी बढ़ा जाएगा जब आपके संबंध में ये सब चीज़ वो जान लेंगे। इसी से रिलेटेड, इससे कनेक्टेड कई सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, बनते चले जाएंगे। आपको सीरीज ऑफ क्वेश्चंस इसमें बनते चले जाएंगे। फिर आप देखें कि बैकग्राउंड से ही रिलेटेड आपका यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे आपने ग्रेजुएशन में कोई अदर सब्जेक्ट्स लिया हो, जैसे आप साइंस से हैं और वहाँ से आर्ट वाले सब्जेक्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, ऑप्शनल आर्ट का लिया हुआ है, तो साइंस से आर्ट में क्यों शिफ्ट किया, इसके बारे में पूछेंगे। फिर आपको सब्सिडियरी में जो सब्जेक्ट्स रहा है, जैसे आप साइंस के रहे हैं, मान लिया जाए कि आपने बॉटनी से किया है, तो साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा, जियोलॉजी भी पढ़ा होगा, तो इन सब से सवाल किए जाएंगे और कैसे किए जाएंगे वो मैं भी लास्ट में आपको बताऊंगा। तो सब्सिडियरी वाला भी चीज़ पूछा जाता है। ये इंटरव्यू के संदर्भ में जो हम आज बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ऐसे सवाल डायरेक्टली बीपीएससी में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इसलिए ये इंटरव्यू का क्लास बिल्कुल फोकस्ड है, ध्यान रहे। देन तो साइंस से आर्ट में क्यों गए, फिर कोई साइंस का सब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि आप बॉटनी है यहाँ, तो बॉटनी और यहाँ आपने ज्योग्राफी लिया, तो बॉटनी से आप ज्योग्राफी में कैसे गए, बॉटनी से ज्योग्राफी का क्या संबंध है, क्यों आप बॉटनी से ज्योग्राफी में गए। जैसे कि जॉब से आप सिविल सर्विसेज में आ रहे हो, उसी तरह से यहाँ भी पूछे जाएंगे। और सब्सिडियरी में 3-4 अच्छे सवाल किए जाएंगे, ये ध्यान रहे, और इसका जवाब नहीं देने पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। इसलिए यूपीएससी और बीपीएससी के इंटरव्यू में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यूपीएससी में ज़्यादातर एनालिटिकल चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है और यहाँ एनालिटिकल के साथ साथ फैक्चुअल चीज़ों का भी ध्यान में रखा जाता है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आप मैक्सिमम सवालों का जवाब यहाँ देना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, बजाय इसके कि आप ये समझ रहे हो कि एनालिटिकल सवाल का जवाब हम दे दिए, फैक्चुअल का एकदम से नहीं दिए तो उसका एक कोई खास नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए नॉलेज यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है, साथ साथ पर्सनालिटी के। तो दोनों ही चीज़ को बैलेंस्ड वे में आंसर करें। और खासकर ऑप्शनल की जो बात होगी
जैसे मान लिया जाए कि आपने ऑप्शनल में कोई ज्योग्राफी लिया हुआ हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया हो, या हिंदी लिया हुआ हो, हिंदी लिटरेचर कोई भी हो, इससे आपको डेप्थ में सवाल पूछे जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि अभी भी जो स्टेट पीसीएस है वो ऑप्शनल बेस्ड इंटरव्यू को ही करवा रहा है, क्योंकि इंटरव्यू में जो मेंबर्स आते हैं वो एजुकेशनिस्ट हैं, ज़्यादातर लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स कॉलेजेस के हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, तो उनका भी बैकग्राउंड वही है जिस बैकग्राउंड आप कह सकते हो कि उनका जो इंटरव्यू रहा होगा अपने समय में वह ऑप्शनल बेस्ड रहा हुआ होगा, और उस चीज़ को वो समझते हुए यहाँ वही सवाल या उसी तरीके का सवाल आपसे करेंगे। इसलिए ऑप्शनल के संबंध में तो मैं बता दूं कि बच्चों का जो भी ऑप्शनल रहा हो उसका डेप्थ प्रिपरेशन करें, कोई भी नूक एंड कॉर्नर, कोई भी आप उसको इजीली ना लें, डिटेल्ड में करें। बाकी चीज़ें आप बैकग्राउंड के संबंध में आप एक बार तैयार करने के बाद बहुत ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, और कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन है उसकी भी बात हम करेंगे, पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के संबंध में मैं बता दूं कि बहुत ही डेप्थ में आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। देन तो ऑप्शनल की बात हमने कर दिया। इसके बाद आप देखें कि इंटरव्यू में जो नेक्स्ट पार्ट है बीपीएससी में खासकर, वो है आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जैसे आपका क्या स्ट्रेंथ है पूछा जाए कि 5 आप अपना स्ट्रेंथ बताए। स्ट्रेंथ में जरूरी नहीं है 5 ही पूछा जाए, 3 भी पूछा जा सकता है, ज़्यादा भी पूछा जा सकता है, और यह भी जरूरी नहीं है कि आप 5 ही बताएं, 5 से ज़्यादा भी बता सकते हैं, 2-3 तक बताएंगे, आपको क्रॉस क्वेश्चंस होने लगेंगे और उनका जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछे जाने का पर्पस यह होता है कि एक तो ये होता है कि इंटरव्यू में बच्चों से डायरेक्ट प्रश्न किया जाए, और दूसरा तरीका है इंटरव्यू में व्यक्ति का पर्सनैलिटी टेस्ट लिए जाने का कि आप खुद अपने बारे में बताएं और उससे क्वेश्चन निकलता हुआ चला जाए। तो यहाँ स्ट्रेंथ बताने से, जैसे ही आप स्ट्रेंथ बताएंगे कि ये हमारा अमुक प्रकार का स्ट्रेंथ है, तो उससे वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के बारे में आप जानकारी रखें। वीकनेस याद रहे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस कभी भी कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का अपोज करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कहें कि हार्ड वर्किंग हैं और वीकनेस आपका लेजी वाला हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसा स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं बताएंगे। स्ट्रेंथ और वीकनेस के संदर्भ में हम अलग से क्लास लेंगे बहुत डिटेल में। तो आप देखें कि हम यहाँ ब्रीफ में बताएं कि स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछे जाने का पर्पस जो है वो आप रिवर्स डायरेक्शन में आपको क्वेश्चंस किया जा रहा है, का मतलब आप अपने आप क्वेश्चन बनाएं, बताएं कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, वहां से हम आपको सवाल करेंगे। वीकनेस में भी कुछ ऐसा ही है। तो आप देखें कि स्ट्रेंथ में क्या क्या आपको बताना चाहिए। इसमें आप ये समझिए कि एक लीडरशिप क्वालिटी जो है क्या होती है उसके बारे में यहाँ बताना है स्ट्रेंथ में। जैसे आप कह सकते हैं कि ऑनेस्टी है, हार्ड वर्किंग है ना, कठिन परिश्रम है, ईमानदारी जिसको कह सकते हो, या तदानुभूति, जैसे एक होता है कि ह्यूमैनिटी जिसको कहते हो कि आप अपने हृदय से दूसरे के बारे में सोच सकें, आप अपने आप को वहाँ पर रख करके सोच सकें अल्टर ईगो के रूप में। तो एम्पैथी है, सिंपैथी है, ये सब इंडोरेंस है ना, तो ये सब सहनशीलता है, ये सब स्ट्रेंथ की बात हो जाएगी। या आप कह सकते हो कि जो वैल्यूज़ वाला एस्पेक्ट सिविल सर्विसेज में होता है वो सब इसमें आप डाल सकते हो। सिविल सर्विसेज जो रेगुलेशन या सिविल सर्विसेज रूल में, कंडक्ट रूल में जो 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं वो सब आप इसमें डाल सकते हो स्ट्रेंथ में। या फिर न्यूट्रलिटी है, निष्पक्षता, एपॉलिटिकल है, पैशनेट है ना, आप गैर राजनीतिक होकर के काम करने में सक्षम हैं। या आप कह सकते हैं निष्पक्ष
होकर काम कर सकते हैं, आप बैलेंस्ड अप्रोच रखकर काम कर सकते हैं, ये सब आपका स्ट्रेंथनेस है। विपरीत परिस्थिति में आप काम कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको इन सारे स्ट्रेंथ के संदर्भ में कुछ एम्पल एग्जाम्पल देकर उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कई बार पूछेंगे कि आप बताएं कि आप कहते हैं कि आप बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हैं, तो बैलेंस किस में बनाते हैं? फैमिली में, वर्क में, फ्रेंड में, ऑफिशियल्स में, सीनियर में, जूनियर में, कलीग के साथ, ये सब बैलेंसिंग अप्रोच है। जनरल लाइफ एंड पब्लिक लाइफ, तो ये आपका पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ, तो ये बैलेंस आप कैसे करते हैं? वीकनेस याद रहे, वीकनेस में आप ऐसा वीकनेस ना बताएं जो आपका कानून के विरोध में चला जाता हो, कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में चला जाता हो, या आपका ये वीकनेस कुछ ऐसा होना चाहिए जो कहीं ना कहीं उसका सुधार संभव है। मतलब आपको एक प्रैक्टिकल पर्सन होने की अपेक्षा यहाँ इंटरव्यू में की जाती है कि आप वहाँ जब भी बोलें कुछ भी, तो ये ऐसा लगे कि ये हमें ठग नहीं रहा है, हमें ये नेचुरल बात बता रहा है। कि कई बार जो है आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो नॉस्टैल्जिया का शिकार हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो कभी कभी होना अच्छी बात है, ये सामान्य मनुष्य की विशेषता है, पर हमेशा आप इनसेंसिटिव हो या हमेशा आप सेंसिटिव हो जाते हैं तो ये निगेटिव माना जाता है। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ को आप एकदम से ध्यान में रखें कि कुछ इंटरव्यू मेंबर्स जो होंगे वो इस पर फोकस करेंगे। तो बिहार में आप देखेंगे इंटरव्यू के लेवल पे कई बार तो वन डायरेक्शनल ही इंटरव्यू हो जाता है, सब्जेक्ट पर ही पूछते रह गए बहुत ज़्यादा, कुछ थोड़ा बहुत करंट पर पूछा और फिर इंटरव्यू आपका ख़त्म हो गया, कुछ हॉबीज़ पे पूछा, स्ट्रेंथनेस। और कुछ इंटरव्यू ऐसे होंगे मेंबर्स जो इंटरव्यू आपका लेते वक्त सारे चीज़ों का परीक्षण करेंगे, एक एक सेक्शन के बारे में पूछेंगे। तो आप ये मान के चलें कि हमें हर एक चीज़ का बेटर ढंग से प्रिपरेशन करना है। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात हमने यहाँ पर की। उसके बाद देखें कि दूसरा जो है वो है हॉबीज। हॉबीज में देखें इसका भी दो पार्ट होता है। हॉबीज एक होता है कि हॉबीज से क्वेश्चन बनवाना, और एक होता है हॉबीज में को इस रूप में प्रकट करना कि कम से कम क्वेश्चन सामने से आए। तो हॉबीज आप मेरे हिसाब से ऐसा रखिए जिसमें क्वेश्चन बन सके, क्योंकि हॉबीज का सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आप एकदम से 24/7 सर्विस में रहते हैं, तो कुछ आपका ऐसा होना चाहिए क्वालिटी जिससे आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकें। तो हॉबीज एक ऐसा होता है कि जो आप विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी आप टाइम निकाल लेते हैं उसके लिए। और दूसरा ये होता है कि आप एक तो हो गया कि टाइम आप निकालते हैं उसके लिए, और दूसरा होता है कि आप स्पेयर टाइम में उसको करते हैं। दोनों ही हॉबीज ही है। बहुत लोग इसको हॉबीज और इंटरेस्ट के रूप में देखते हैं अंतर करते हुए, और आपको कई बार हॉबीज और इंटरेस्ट में अंतर पूछा जाए तो आप उसको डिग्रीज में कहेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर उसमें नहीं है। आपका बहुत सारा हॉबीज भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, पर अगर अंतर के बारे में कहा जाए तो कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि हॉबीज बहुत सारे हो सकते हैं और आपके पास इंटरेस्ट बहुत सारे हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है तो। और हॉबीज जब आप बहुत बिजी हैं तो हॉबीज आपका वही इंटरेस्ट जो है लिमिटेड हो जाएगा और वो हॉबीज के रूप में चेंज हो जाएगा। तो ये हॉबीज और इंटरेस्ट की बात है। फिर आप देखें कि एक होता है कि पॉजिटिव या इसको कहते हैं एक्टिव जिसको माने, और पैसिव, दो तरह का हॉबीज होता है। जैसे एक्टिव है कि जैसे आप मान लो कि कोई गाना गाते हैं, और पैसिव में आ गया कि गाना सुनते हैं। तो ध्यान रहे गाना जो है वो बेटर हॉबी माना जाता है बजाय इसके गाना
सुनने के, ठीक है। लेकिन आप दोनों में से कोई भी हॉबीज रख सकते हैं, बेटर ये माना जाता है, पर आप दोनों रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। लेकिन उसके पीछे के जो भी सवाल होंगे उसको आपको करना होगा ढंग से प्रिपेयर, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो आप देखें कि जैसे हॉबीज के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हैं कि हॉबीज आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब यह है कि आप बहुत ज्यादा वाइड रेंज ना रखें, जिससे सवाल का दायरा सीमित हो। सीमित हो का मतलब ना ज्यादा हो ना कम हो। बहुत कम होगा तो भी अच्छा नहीं माना जाएगा, तो माना जाएगा कि आप अवॉइड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि कोई प्रश्न इससे ना करे। और ज्यादा ना होने का सेंस यह है कि उसमें आप फंस सकते हैं, बहुत ज्यादा सवाल करेंगे, क्योंकि उनके पास वास्ट एक्सपीरियंस वाले लोग बोर्ड मेंबर में होते हैं, इसलिए आपको बहुत उसमें डिटेल सवाल किए जा सकते हैं। तो ध्यान रहे कि ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए, उसमें तो सीमित पक्ष होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि कोई भी खेल की बात करें, तो खेल में जैसे कोई स्टूडेंट रख सकते हैं कि भाई क्रिकेट, क्रिकेट खेलना या देखना, दोनों में सवाल लगभग सेम टाइप का होगा, पर यह बहुत ही वाइड रेंज का हो गया और उसमें किसी टाइम स्पेसिफिक आपके सवाल बनेंगे और इसमें आपकी पकड़ बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। और चूंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके साथ अगर हर एक चीज़ में बहुत स्ट्रांग पकड़ रखे हैं किसी खेल के संदर्भ में या क्रिकेट के संदर्भ में ही, तब तो यहाँ आप हॉबी दे सकते हैं, अदरवाइज इससे बचना है। इसके स्थान पे आप कोई छोटा मोटा कोई खेल का नाम दें या फिर आप लोकल कोई खेल का नाम आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ जो स्टेट स्पेसिफिक हो सकता है, जिससे उनको इंटरेस्ट जगेगा। मतलब ये है कि कुल मिला के उनको पूछने का इंटरेस्ट बने, क्योंकि क्रिकेट में सब लोग इंटरेस्ट रखते हैं, सब लोग खेलते हैं, सब लोग जानते हैं, तो उनको कुछ नया नहीं लगेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। कोई स्पेसिफिक बोर्ड वाले आपसे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव सवाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि अरे ठीक है आपने क्रिकेट कहा है तो चलो मैं तो एक्सपर्ट हूँ ही, आपका टेस्ट करूँगा, और वहाँ पर दोनों में कंपटीशन हो जाएगा और कहीं आप कंपटीशन में आप अपने आप को सुपीरियर साबित कर लिए तब भी प्रॉब्लम है, और इन्फीरियर हो गए तब तो और भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखें, इसलिए आप इंटरेस्टिंग कोई खेल रखें ताकि वो उनमें जिज्ञासा हो और वो जाने और आप अपने आप को बेटर ढंग से वहाँ प्रस्तुत कर पाएँ। जैसे खेल है तो लोकल कोई खेल बिहार में जैसे खेला जाता है गिल्ली डंडा जैसे है या कांचा है, वो सब भी कर सकते हैं, या आप पतंग उड़ाना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनेगा और इसमें या कुकिंग आप कह सकते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा और इंटरेस्टिंग भी होगा, और आपके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका भी टेस्टिंग यहाँ हो जाएगा कि आप ये सब काम, उसका भी टेस्टिंग यहाँ हो जाएगा कि आप ये सब काम भी साथ में करते हैं स्पेयर टाइम में। तो ये हॉबीज़ के संदर्भ में बातें हो गई। इस पर हम लोग हॉबीज़ और जो हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस है इस पर हम अलग से भी क्लास डिटेल में लेंगे बीपीएससी के लिए। तो ये तो एक पूरा समराइज्ड वे में हम 64 बीपीएससी के लिए आपको क्या क्या करना है उसके बारे में बता रहे हैं, इसलिए उस तरह से यहाँ पर डील किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखें कि दूसरा जो एस्पेक्ट बन रहा है वो है सिचुएशनल क्वेश्चंस। सिचुएशनल क्वेश्चन, जैसे कोई मान लो कि एलएसडब्ल्यू का स्टूडेंट है, उसको पूछा गया कि ठीक है आपको एसडीएम बना दिया जाता है,
और या डिप्टी एसपी बना दिया जाता है। चलो डिप्टी एसपी ही रखते हैं, डिप्टी एसपी बना दिया जाता है। और आपके ज़िला में कोई इंडस्ट्री के लेवल पे या कोई ऐसे ही लेवल पे हंगर स्ट्राइक, कोई इशू को लेकर के हंगर स्ट्राइक चल रहा है और स्टारवेशन की स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो स्ट्राइक करने वाले मरना सन स्थिति में पहुँच गए हैं और आपको वहाँ पर क्या एक्शन लेना है, ठीक है। आप वहाँ डीएसपी के रूप में, ठीक है, अपॉइंट हुए हैं, आपको एक्शन लेना है, आप क्या करेंगे वहाँ, ठीक है। तो इस टाइप के सिचुएशनल सवाल हैं। तो आप देखें कि आर्टिकल 21 में कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन आपको आत्महत्या करने का राइट नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल करके उनको पहले उनके हेल्थ के बारे में ध्यान रखते हुए उनको पहले वहाँ से उठा के ले जाएंगे, बचाएंगे, उसका जान उनका बचाना जरूरी होता है, इसलिए आप इस तरह का एक्शन लेंगे। इस तरह से आर्गूमेंट दे करके आपका आंसर बन जाएगा। आप ज्योग्राफी के हैं या ऐसे भी कोई भी सब्जेक्ट के हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में सवाल बन सकते हैं। तो आप एसडीएम हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में कोरोना का एकाएक जो है 2000 से ज़्यादा मामला जो है सामने आता है, ठीक है। आप क्या क्या प्रायोरिटी बेसिस पे स्टेप्स लेंगे? बाढ़ की स्थिति है, अचानक जो है बागमती रिवर सीतामढ़ी में है और बागमती रिवर का जो पोजीशन है वो डेंजर लेवल से ऊपर आ गया है, आपको एक्शन लेना है, क्या क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। सूखा की स्थिति है, क्या एक्शन लेंगे? इस तरह के सिचुएशनल सवाल आपको पूछे जाएंगे। और इन जनरल कैसे मैनेजमेंट किया जाता है बाढ़ का, भूकंप का, ये सब के संबंध में कुछ रेडीमेड आंसर आपको तैयार रखना पड़ेगा। जैसे बाढ़ भूकंप है तो बाढ़ से पहले, बाढ़ के दौरान, बाढ़ के उपरांत, पहले, दौरान, उपरांत, ये सब जो है कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर डिजास्टर है तो यह इससे संबंधित क्या एक्ट है, या मान लीजिए कि कोरोना है तो कोरोना एक महामारी है तो महामारी से संबंधित एक्ट आपका क्या है, ठीक है। यह डिजास्टर से कैसे संबंध रखता है, कोरोना से संबंधित महामारी एक्ट का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से क्या संबंध है, कैसे कौन से एक्ट से इसका मैनेजमेंट हो रहा है, ये सब कंटेम्पररी सवाल बनते हैं इसमें जो सिचुएशन से जुड़े हुए हो सकते हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ भी सवाल सिचुएशनल बनेगा। कि आप डीएसपी हैं और आपको अचानक पता चला कि कहीं आतंकवादी अटैक कर लिया है किसी स्थान विशेष पर, किसी चौक चौराहे पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी होली प्लेस पे आतंकवादी का प्रविष्टि हो गया है, प्रवेश कर गए हैं, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे, क्या इंपॉर्टेंट 3 स्टेप्स आपका होगा, इसके संबंध में आपका वहाँ पर आप ये कहिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट होगा। क्योंकि आफ्टर ऑल जो डिसीजन मेकिंग होता है उसके बारे में कहा जाता है कि एक अच्छा निर्णय अच्छा रिजल्ट देगा यह जरूरी नहीं है, और एक अच्छा रिजल्ट देने वाला निर्णय अच्छा माना जाएगा यह जरूरी नहीं है। इसलिए आपका यहाँ पर एक तरह से समझिए प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, माइंड काम करेगा, वही बेटर आपको डिसीजन मेकर बनाएगा, जो यह बताएगा कि एक आप गुड एडमिनिस्ट्रेटर कैसे हैं। ध्यान बस इतना रखना है कि कोई भी स्टेप्स जो है वो इलीगल नहीं बताना है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बताना है, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ये है। फिर आप देखें सर्विस प्रायोरिटी पर भी
प्रश्न बनेंगे। सर्विस प्रायोरिटी का मतलब यहाँ ये है कि आप देखें कि आप एसडीएम बनना चाहते हैं, आपका पहला प्रायोरिटी है, या डीएसपी का प्रायोरिटी है, या फिर सब रजिस्ट्रार का है, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है उसके संबंध में जानकारी आपको लेना होगा कि जो सर्विस प्रायोरिटी में किसको पहले रखें, ये जाने आप। दूसरा ये है कि सर्विस प्रायोरिटी में आप जो भी पोस्ट रख रहे हैं पहले, उसके संबंध में सवाल बनेंगे। जैसे आप डीएसपी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहे हैं तो आपको पूछा जाएगा व्हाई नॉट एसडीएम, सिंपली पूछेगा। अगर एसडीएम को रख रहे हैं तो व्हाई नॉट डीएसपी, क्योंकि बिहार में डीएसपी पोस्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्लेसमेंट अभी नहीं हुआ है बच्चों का। ये बोलना नहीं है लेकिन लोगों को पता है, इसलिए लोग डीएसपी प्रायोरिटी में रखते हैं। कई एग्जाम्पल देखा हमने कि एसडीएम बन गए, एक साल डीएसपी बना हुआ है लोग, दूसरे साल एसडीएम अगले साल में बने हैं, तो उन्होंने डीएसपी को ही रखा, एसडीएम पोस्ट को ज्वाइन नहीं किया। ऐसा कई केसेस रहा है। सब रजिस्ट्रार डालेंगे अगर फर्स्ट में, तो एकदम निश्चित से सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप सब रजिस्ट्रार क्यों डालते हैं? पैसा कमाने का तो पर्पस कहीं नहीं है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का पर्पस तो नहीं है, क्योंकि यह लक्रेटिव पोस्ट माना जाता है इन प्रैक्टिस। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को फर्स्ट रखेंगे तो ये भी लक्रेटिव है। इसके बारे में फिर स्ट्रॉन्ग आपको डिफेंस देना पड़ेगा, आर्गूमेंट देना पड़ेगा वहां पर। जैसे डीएसपी का अगर आप देखें तो डीएसपी अगर पूछा जाए तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी में रख रहे हैं, तो आप पहला कारण ये दे सकते हैं कि स्टेट का फर्स्ट फंक्शन आपका लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, और बिना लॉ एंड ऑर्डर का कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बेटर नहीं चलाया जा सकता है। और बिहार के इतिहास में ऐसा देखा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ प्रॉब्लम रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य के संदर्भ में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका अगर निर्धारित हो तो हम वहाँ पहले कानून व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। दूसरा, अगर आपका उस सर्विस से रिलेटेड कोई बैकग्राउंड है, या कोई मान लो डिफेंस में काम कर चुके हो, या उसका आपके परिवार में ऐसा कोई हो, या आप किसी से प्रेरणा लिए हुए हों, कोई व्यक्तित्व ऐसा है जिससे आप प्रेरित हों, तो आप उनका नाम लेते हुए आप बता सकते हैं कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इसलिए हम डीएसपी बनना चाहते हैं। एसडीएम बनना चाहते हैं तो ये सिंपली है कि सबसे अच्छा पोस्ट, सबसे बड़ा पोस्ट है, तो यहाँ आप आना चाहेंगे। इसका बिग प्लेटफॉर्म है ना, इंटरेक्शन ज़्यादा लोगों से होगा, सभी डिपार्टमेंट आपके अंदर में होंगे, इवन डीएसपी और सारे डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट के लेवल के हैं वो सब अंदर में होंगे। बेटर कोऑर्डिनेटिंग, आपको कमांडिंग सिचुएशन मिलेगा, डिसीजन मेकिंग प्रायोरिटी मिलेगा, डिसीजन मेकिंग का आपको यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसलिए आप इस जॉब को करना चाहते हैं। तो ये तो बेसिक सा सवाल हुआ। फिर आप देखें कि इसमें आपको जो सवाल पूछे गए हैं किस तरह के, वो आप देखें। एसडीएम जैसे ही बोलेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा डीएम रहे हों जो महत्वपूर्ण काम किए हों आपको डिस्ट्रिक्ट में, जो आपको याद हो तो आप बताएं। 5 जो है बेटर परफॉर्मेंस वाले आईएएस को बताएं, या फिर डीएसपी चॉइस में रखें फर्स्ट चॉइस में, तो पूछेगा कि आपका महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन सकता है जो पूछा भी गया है शायद, कि या अगर नहीं पूछा गया है तो पूछा जाएगा कि देश में सबसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर कौन माना जाता है। तो आईबी का चीफ वगैरह जो होते हैं वो सीनियर मोस्ट आईपीएस माना जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हो कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह हाईएस्ट पोस्ट पे माने जाते हैं, सीनियर मोस्ट माने जाते हैं, और स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी माने जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी है ना, सीनियर मोस्ट माने जाते हैं। आपको आईएएस, यद्यपि ये सीनियर मोस्ट नहीं हो सकते हैं, है ना, सुपर टाइम स्केल के हो सकते हैं, और जो मुख्यमंत्री के नज़र में ये बेहतर हो, और साथ साथ जो है मेरिट भी हो, उस आधार पर इनका अपॉइंटमेंट होता है। जरूरी नहीं है कि ये सीनियर मोस्ट हों, सुपर टाइम स्केल वाले हो सकते हैं। तो ये सब सवाल इस तरह के पूछे जा सकते हैं। 5 महत्वपूर्ण आईपीएस ऑफिसर का नाम बताएं जो बेटर काम किए हों नेशनल लेवल पे, है ना। कोई करप्शन में इन्वॉल्व पर्सन हो तो उसके बारे में पूछा जा सकता है आईपीएस के संदर्भ में, किसी भी स्टेट्स में जो हाईलाइटेड हुआ हो, या फिर कोई आईपीएस ऐसे रहे हों
जिनका अपॉइंटमेंट बड़े पोस्ट पर हुआ हो, जैसे मान लो कि कई बार राज्यपाल के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ हो, ठीक है, या आईएएस हो, राज्यपाल के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ हो हाल में इस टाइप के सवाल करेंगे, क्योंकि इतिहास में तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं। कोई चीफ जस्टिस हो जिनका कि राज्यपाल के रूप में हाल में अपॉइंटमेंट हुआ हो, ठीक है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर रिलेशन रखते हुए सवाल बनेंगे। फिर कुछ जो है आपको इसमें देखेंगे करंट बेस्ड या कंटेम्पररी जो है सवाल पूछे जाएंगे, कंटेम्पररी। तो आप देखें इसमें आपको कंटेम्पररी में ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, बिहार है, ठीक है, सॉरी बिहार को अलग से, बिहार का सेक्शन अलग से रखेंगे, ठीक है, इकोनॉमी है, इंटरनेशनल आईआर है, ठीक है, इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट्स हो सकते हैं, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में जैसे मान लो कंटेम्पररी है आपका फ्लड का है, बिहार में चला जाएगा ये क्वेश्चन कि बिहार और असम में क्यों ज़्यादा फ्लड आता है, इसका कारण बताइए। तो आप फ्लड असम में कहेंगे कि भाई ब्रह्मपुत्रा और उसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसका स्लोप ही है असम की तरफ, तो सारी नदियाँ पानी असम तक लाती हैं और यहाँ ये फैल जाती है, इससे फ्लड का सिचुएशन बनता है। ये डायरेक्ट कॉज है। बिहार में अगर कहा जाए बिहार के संदर्भ में तो ये तो असम में हो गया, और बिहार के संदर्भ में अगर पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट कॉज पूछा जाए तो आप देखेंगे नेपाल में जो बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होने के बाद उसका, चूँकि बिहार का स्लोप ही है एक बॉल की तरह नेपाल से बिहार की तरफ, जो आपका ग्रेडियंट है लैंड का, प्लेन का हिमालय से वो साउथ ईस्ट की तरफ है, इसलिए नेपाल में अगर ज़्यादा बारिश होगी तो स्वाभाविक रूप से बिहार की तरफ होगा, और ज़्यादा बारिश होने पर जो वहाँ के आपको डैम्स वगैरह हैं उनके दरवाजे खोल दिए जाते हैं नेपाल में, और वो स्वाभाविक रूप से बिहार की तरफ पानी आ जाता है। तो किस नदी के कारण किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में फ्लड का सिचुएशन हाल में क्रिएट हुआ, जैसे आप बागमती है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर में बागमती के कारण है ना, पूर्णिया में है, सहरसा में है, अररिया में है, वो कोसी के कारण हो रहा है। कोसी का शिफ्टिंग क्यों हो रहा है, क्यों हुआ है शिफ्टिंग, है ना, तो एक प्लेट टेक्टोनिक के कारण या ज्योग्राफिकल टेरेन के कारण या सिल्टिंग के कारण, कौन से कारण महत्वपूर्ण रहे जिसके कारण कोर्स चेंज होता है, ये सबसे रिलेटेड सवाल हम अलग से ज्योग्राफी का सवाल जब करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। जनरल चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिर असम में हमने देखा बाढ़, और भी जो आपको बॉर्डर कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ फ्लड का कारण क्या है, तो ये कंटेम्पररी है। केरल में क्यों फ्लड आया था, है ना, असम में या नॉर्थ ईस्ट में हाल में फ्लड आया तो उसका ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक कॉज क्या है, फिजिकल कॉज क्या है, ये सब से रिलेटेड सवाल आएंगे। पॉलिटी में जैसे है आपको कंटेम्पररी, अभी एक एग्जांपल हमने बताया कि वहाँ पर जो है जुडिशरी इनडिसिप्लिन क्या है, इससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। जैसे आपने राजस्थान में देखा कि जो ये स्पीकर का प्रेरोगेटिव है कि डिफेक्शन के संबंध में पहले वो डिसीजन ले, उसके बाद उसके डिसीजन को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या स्पीकर है, दोनों जो है एक माना जाता है कि आपको एक तरह से जुडिशियल बॉडी के रूप में देखा जाता है और इक्वल पावर के अथॉरिटी माने जाते हैं। तो आप एक के बदले में दूसरा कोई डिसीजन ले यह उचित नहीं माना जाता है। तो पहले आप देखेंगे कि स्पीकर डिसीजन ले लेगा, उसके बाद उसके डिसीजन को चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का पहले डिसीजन इस संदर्भ में लेना और स्पीकर को इस संबंध में डिसीजन लेने से बाधित किया जाना जुडिशियल इनडिसिप्लिन के रूप में माना जाता है। तो कोल्हान के केस में शायद 1992 का केस है या कुछ डेट याद नहीं है, अभी आप उसको देख लेंगे, आगे चर्चा में हम लोग करेंगे भी।
तो उसमें क्या डिसीजन वगैरह रहा है, जुडिशियल इनडिसिप्लिन क्या है, बैलेंस अप्रोच क्या है, अब तक का हिस्ट्री क्या रहा है ना, स्पीकर का राइट क्या है, स्पीकर किस सिचुएशन में पहले उसको डिसीजन लेने का राइट है, कब इंटरवीन करेगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी होगी। ठीक है। फिर इकोनॉमी में आप देखेंगे कि जो आपको अभी हाल में जो आरबीआई के द्वारा डिसीजन लिए गए हैं क्रेडिट पॉलिसी के संदर्भ में, क्रेडिट को ईज करने के लिए, या आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा जो नया आत्मनिर्भर भारत के योजना के संदर्भ में क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, एमएसएमई का क्या यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह है, उससे रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। कंटेम्प्रेरी चीज़ों की हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, इकोनॉमी में क्या होगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप देखें जो नेपाल है, इंडो नेपाल है, इंडो नेपाल, इंडो चाइना, इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन अभी हाल में जो बेटर होने का चांस बन रहा है, इससे संबंधित सवाल बनेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो इंडिया चाइना तैयार करना है, क्योंकि वहाँ पर जो केस अभी गलवान वैली वाला है या बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड कौन सा है, फिंगर 1 से लेकर के 8 तक का क्या इशू है, 4 तक कौन क्लेम कर रहा है, 8 तक कौन क्लेम कर रहा है, कौन क्या स्टेट चाइना कह रहा है कि आपका फिंगर 2 तक ही क्लेम है ना, क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्यों चाइना ने इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट किया है, हिस्ट्री उसका क्या रहा है। ठीक है। फिर लद्दाख जो इशू है इन जनरल का संबंध आप तिब्बत से कैसे है, फिर चाइना का तिब्बत से क्या रिलेशनशिप है, इंडिया का चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट का हिस्ट्री क्या है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, अभी तक इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पाया, इन सारी चीज़ों पर आधारित हम लोग एक अलग क्लास भी लेंगे जिसमें सारी चीज़ों को बताया जाएगा, उस पर सवाल बनेंगे भी। फिर इंडिया चाइना जो इंडिया नेपाल का जो डिस्प्यूट काला पानी और अदर 3 पॉइंट्स को लेकर के हुआ है, क्यों है, उसके बारे में देखेंगे। फिर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट जो है, आप जैसे आप देखो कि एक कोविड जो है एक अभी एक आप महामारी के रूप में सामने आया है, तो कोविड का हिस्ट्री क्या रहा है, इंडिया में इसका हिस्ट्री क्या रहा है। ठीक है। यह किस एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस पर जो कंट्रोल करने का काम किस एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है, फिर कोविड का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कौन सब गाइडलाइंस हैं जो स्टेट को फॉलो करना है, डीएम को फॉलो करना है। ठीक है। या स्टेट मशीनरी, डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, या आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो आपको कौन कौन इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, इन सारी बातों से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन से रिलेटेड भी सवाल बन सकते हैं यहाँ पर कि भाई स्टेज 1, 2, 3, स्टेज 3 क्या है, ह्यूमन ट्रायल क्या होता है ना, डबल एज सोर्ड इसको क्यों कहते हैं। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर गिनी पिग फेनोमेनन क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल यहाँ पर बनेंगे। फिर आजकल हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है, हर्ड इम्यूनिटी ये क्या होता है, अगर संक्रमण फैल गया और ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में आपको कोरोना आ गया तो ये माना जाता है कि लोगों में इम्यूनिटी पावर डेवलप हो गया है, दैट इज़ नोन एज हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या है, ये सब चीज़ें आप इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो घटनाक्रम है उससे रिलेटेड सवाल किए जा सकेंगे। फिर लास्ट वन जो है वो बिहार से रिलेटेड सवाल हो सकता है। बिहार में जो सवाल पूछे गए हैं, जैसे आप देखेंगे कि पूछा गया है कि गंगा नदी पर अगर गंगा नदी का फ्लो वेस्ट से ईस्ट ऐसे है, ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट जो इस पर पुल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, वो कौन कौन है, 4 ब्रिज का नाम बताइए। उसी तरह से पूछा जा सकता है कि जो कोसी नदी पर ब्रिज है, अभी उद्घाटन होने वाला है, क्या नाम
रखा गया है। ठीक है, यह किन दो प्लेस को जोड़ेगा। ठीक है, ये सब। फिर बागमती नदी पर कौन से पुल हैं? बागमती, कमला, ये सब पर कौन सा महत्वपूर्ण ब्रिज हैं के बारे में पूछा जा सकता है। इस पर यहाँ पर हाईवे है कि ट्रांसपोर्टेशन है, रेल ट्रांसपोर्टेशन है, दोनों है, क्या है, इस पर भी सवाल बन सकते हैं। फिर आप देखें कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ बिहार, इंडस्ट्री, रिसोर्सेस बिहार का, इससे सवाल बनेंगे। फिर आपका तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपको यहाँ पर एमएसएमई इन बिहार। इंडस्ट्री में आपको यहाँ पर देखो कि लेदर इंडस्ट्री जो सनराइज इंडस्ट्री के रूप में बिहार में हो रहा है। ठीक है, फिर है डेयरी इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड रोड मैप 1, 2, 3 क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर, वहाँ पर कौन कौन सॉइल हैं, सॉइल के कारण कौन से फर्टिलिटी, कौन से प्रोडक्ट्स किस किस डिस्ट्रिक्ट में महत्वपूर्ण रूप से होते हैं। फिर आपको मिंट का फार्मिंग कहाँ होता है, मशरूम का फार्मिंग का क्या स्कोप है बिहार में, बनाना फार्मिंग का क्या स्कोप है, फूड प्रोसेसिंग का क्या स्कोप है। ये सब आपको एग्रीकल्चर बेस्ड सवाल बनेंगे। बहुत सारे डिटेल इसमें बनेंगे जो अलग अलग हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आप देखें फिजिकल ज्योग्राफी में जैसे मान लो कई बार पूछा भी गया है कि टाल का मतलब क्या होता है, दियरा का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऑक्सबो लेक क्या होते हैं। ठीक है, टाल क्या है, दियरा क्या है, ऑक्सबो लेक क्या है, ये सब आप माइन्यूटली इन चीज़ों को ध्यान में रखें, ये सब पर सवाल बनेंगे। तो ये हमने एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन बताया कि आपको कैसे काम करना है, इंटरव्यू के लिए किन किन एरियाज पर काम करना है। फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु आर जस्ट गोइंग टू फेस इंटरव्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 64th BPSC would require to have the knowledge about the basic thing what is happening nearby the BPSC। सी कि ये BPSC है, आप देखोगे तो नए बच्चों के लिए हम बताएं कि क्या क्या वहाँ आपके साथ होना है। आप एंट्री लेंगे यहाँ पर गेट पर। ठीक है, यहाँ पर आपको टेंट रहेगा, यहाँ पर सभी लोग बैठेंगे, यहाँ से बुलाया जाएगा। एक एक रूम में आपका पेपर का जो भी है डॉक्यूमेंट उसका स्क्रूटनी होगा, यहीं से आपको अलॉट किया जाएगा कोड, और कोड को लेकर के आप जाएंगे इंटरव्यूअर के कमरे के सामने, आपको बिठा दिया जाएगा और यहाँ से कोड लेकर के आप जाएंगे और यहाँ इंटरव्यू रूम में आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा एक टेबल रहेगा यहाँ, इस टेबल के उस पार 4 आदमी बैठे रहेंगे, यहाँ पर आपका पोजीशन होगा, यहाँ से आप एंट्री लेंगे। गुड मॉर्निंग सर करके या गुड आफ्टरनून जो भी है आपका टाइम, फर्स्ट आपका एंट्री दोपहर के बाद है। आप गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, लेकिन गुड आफ्टरनून भी लोग बोल देते हैं तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ करके है ना जाएंगे, यहाँ बैठेंगे, जब तक इजाज़त नहीं देंगे इन लोग आप नहीं बैठेंगे। या आपको ये पहले इनसे आप जैसे फीमेल मेंबर हैं तो पहले फीमेल मेंबर को आप विश करेंगे और फिर बाद में मेल मेंबर्स को कहेंगे, है ना, और फिर आप यहाँ पर बैठेंगे। बैठने के बाद सबसे पहले आपके बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, याद रहे कि जितने भी BPSC के मेंबर्स हैं उनके लीडरशिप में, उनके चेयरमैनशिप में इंडिविजुअल बोर्ड होता है। लाइक कि आपके 8 मेंबर हैं तो 8 बोर्ड होगा इसमें, और इंडिविजुअल कोई एक बोर्ड जो के चेयरमैन होंगे जो आपके इंटरव्यू
लेंगे वो बीपीएससी के मेंबर में से कोई एक होंगे। बाकी लोग जो भी होंगे या तो एजुकेशनिस्ट होंगे या कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी, जैसे डीजीपी रैंक के अधिकारी भी साथ में बैठे हुए आपको नज़र आ सकते हैं, भले आप नहीं पहचान सकें। तो सबसे पहले तो चेयरपर्सन सवाल करेंगे, उसके बाद ये फॉरवर्ड कर देंगे इधर इनको सवाल करने के लिए, ये भी कुछ सवाल करेंगे। चेयरपर्सन जो है वो ज़्यादातर अगर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड के हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल करेंगे, एक दो सवाल करेंगे ब्रीफ में, आपको एक दो सवाल ही ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और इनको दे देंगे शुरू में। फिर आपको ये वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, इधर भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट, ये सब उसी टाइप के होंगे। जनरल भी सवाल हॉबी से या अदर सवाल जो आप कह सकते हो कि वीकनेस है ना, या स्ट्रेंथ है, उससे रिलेटेड ये सब भी सवाल कर सकते हैं। सर्कुलेट होकर के जब दोबारा आप यहाँ पर आएंगे, जैसे ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, फिर यहाँ पर जब आएंगे तो ये आपको ग्रिल करेंगे डिटेल में, फिर ये इनको देंगे, इस तरह से सर्कुलेट होते हुए 15 से 20 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको यहाँ कहा जाएगा ओके बेस्ट ऑफ लक, आप जाएंगे बाहर। लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपका पॉजिटिव सब कुछ है तो आप मान के चलें कि आपको अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। इंटरव्यू के दौरान अगर 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू आपका हो जाता है तो आप समझिए कि आपका इंटरव्यू बेटर है। 7-8 मिनट का हो रहा है तो या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कर सकते, आप निगेटिव ही ज़्यादा केस में रहता है और उसमें आपको बहुत कम मार्क्स मिलने का चांस रहता है। याद रहे हमेशा इंटरव्यू में आप पॉजिटिव होकर के बात करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं बन के बात करेंगे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे से भी यह रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश वहाँ ना बोलें, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोलें, क्योंकि वहाँ पर फ्लुएंट इंग्लिश वाले लोग कम होंगे। ये पर्सनल बातें हैं, ये सार्वजनिक रूप से बोलने की नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी प्योर हिंदी की बात ना करें, हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा मिक्स करके बोलें ताकि वो आसानी से आपकी बात को समझ लें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा हिंदी एकदम से प्योर हिंदी से उनका वास्ता नहीं रहता है, तो ये बात ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आप ध्यान, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आपके इंटरव्यू के संदर्भ में है। आपको बताएं कि इंटरव्यू में आज के बाद से रेगुलर क्लास होगा और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल बन सकते हैं, इंक्लूडिंग नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स और बिहार, और कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स भी आएंगे जो आपको स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।